वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द क्विक रिवीजन सेशन ऑफ साइंस पार्ट 1। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो जेके एसएसबी के जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट, सोशल फॉरेस्ट वर्कर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, ऐसे एग्जाम से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। यानी क्वेश्चंस डायरेक्ट वही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एग्जाम पेपर से उठाए हैं, लेकिन उसी लेवल के उसी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आज के सेशन में रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट रखा गया है। कट ऑफ रहेगा 16, यानी जो एस्पिरेंट 16 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 20 तो वो अच्छी तैयारी पे चल रहे हैं। अगर इससे कम है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये जो सेशन है FAA, जेके पुलिस कांस्टेबल, ASTU, सब इंस्पेक्टर और जितने भी अदर जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं जिनमें साइंस सिलेबस में दिया गया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं है। सभी क्वेश्चंस जो जेकेएसएस में रिसेंट एग्जाम में पूछे गए उसी बेस्ड पर हमने रखे हैं। कोई एस्पिरेंट ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता या इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ सिलेबस या जेकेएसएसबी के लेवल से बाहर नहीं रखा गया। सभी क्वेश्चंस को हमने सोच समझ कर डाला है और वो जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न और जो क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उसी बेस्ड पे हमने क्वेश्चन अरेंज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। एक तरफ आपको दिया है ऑर्गेनिक एसेट्स और दूसरी तरफ उसके सोर्सेज दिए गए हैं, आपको मैच करना है। जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, अगर आप 1 मिनट लेना चाह रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो वीडियो पास करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स क्या है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मेथोनिक एसिड, मैलिक एसिड। जल्दी से बताएं। देखो, एक तो सबसे इजी है जो सबको पता होता है, एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में होता है। विनेगर आप इजीली जोड़ सकते हो सेकंड का ई के साथ। सेकंड का ई के अगर आप जोड़ते हो तो 2 ऑप्शन यहाँ से कट जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड आपका रहेगा एप्पल, इसका सोर्स है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्स क्या रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्स रहेगा गोवा एंड आंवला। मेथोनिक एसिड यानी इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, मेथोनिक एसिड, तो ये एंड स्टिंग जो चींटी काटती है उससे ये रिलीज होता है। मैलिक एसिड की बात करें तो चॉकलेट्स होती हैं, डार्क चॉकलेट, कोकोआ वगैरह, उसमें ये पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जैसा कि आपको हमने कहा था क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन में रहेगी और यहीं से आपको इस सेशन का फायदा होने वाला है। ऑर्गेनिक एसिड और देयर सोर्सेज पे 10 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पर रखे हैं। ऑक्सैलिक एसिड अगर हम देखिए इसका सोर्स स्पेनिश, टोमेटोज, कोकोआ। एसिटिक एसिड की बात करें विनेगर। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें आंवला, सिट्रस, फ्रूट्स, गोवा। मेथोनिक यानी फॉर्मिक एसिड की बात करें एंड स्टिंग। मैलिक एसिड एप्पल में होता है। सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। लैक्टिक एसिड की बात करें कर्ड, सोर मिल्क। टर्टारिक एसिड की बात करें टैरिन, ग्रेप्स। यूरिक एसिड की बात करें यूरिया। तो ये 10 आप जल्दी से, जब आपको ये स्लाइड सामने लाई जाए एक्सप्लेनेशन वाली तो वीडियो पास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट और इसको आप दिया करें ताकि ये जो सेशन है आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे। जो एक्सप्लेनेशन आएगी उसको वीडियो पास करके, अगर आपको एकदम से याद है या हो गया अच्छी बात है, आगे चले, नहीं तो उसको 1 मिनट और दें वीडियो पास करके, उसको 2-3 बार पढ़े ताकि वो चीज़ें याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली जेकेएसएसबी पूछ रहा है। मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद देयर प्रॉपर्टीज। लिस्ट 1 में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, लिस्ट 2 में प्रॉपर्टीज दी हैं। मर्करी, ब्रोमीन, गैलियम, टंगस्टन। सिंपल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट जो भी साइंस थोड़ी बहुत जिन्होंने पढ़ी है तो ये ज़रूर आपने पढ़ा होगा कि मर्करी जो होता है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, इसका जुड़ेगा 3। ब्रोमीन की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। ब्रोमीन जो है इज अ नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। क्लियर। गैलियम की बात करें, ये आप ऐसे इसकी रील्स या शार्ट्स आप देखते रहते हो, ऐसा मेटल है जिसको अगर हाथ में आप लोगे ना तो ये पिघल जाता है, क्योंकि ये इसका क्या होता है, टेम्परेचर जब इसको बढ़ता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इसको 29 मेरे ख्याल से टेम्परेचर चाहिए होता है मेल्ट होने में, तो बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, तो ये जब हाथ पे आप लोगे तो ये पिघल जाएगा। मेटल दैट मेल्ट नियर बॉडी टेम्परेचर। टंगस्टन आप सबको पता है जो बल्ब में यूज होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन का ऑप्शन ए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां जल्दी से देख लेते हैं, और यही जो एक्सप्लेनेशन है यही सबसे मेन है आज की वीडियो का। क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, एक्सप्लेनेशन पे ही आपको फायदा होगा। मर्करी की बात करें इज द ओनली कॉमन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन की बात करें इज अ लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। गैलियम की बात करें मेल्ट एट अबाउट 29.8 डिग्री सेल्सियस।
गैलियम कैन मेल्ट इन द ह्यूमन हैंड, हाथ में लोगे तब भी ये पिघल जाता है। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको बता दें टंगस्टन का यूज़ बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना उसमें यूज़ किया जाता है। सिल्वर की बात करें, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो सिल्वर की होती है अमंग द मेटल्स। ओस्मियम की बात करें, द डेंसिएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होता है। एल्युमिनियम रेसिस्ट द कोलिजन ड्यू टू द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। कॉपर की बात करें, इज एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सोडियम एंड पोटेशियम इज द सॉफ्ट मेटल्स। आयोडीन की बात करें, द लस्ट्रस सॉलिड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। गोल्ड की बात करें, ये बहुत ही मेलेबल और हाईली डक्टाइल होता है। मोस्ट डक्टाइल जो होता है वो मेटल कौन सा होता है, वो गोल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आई डिफेक्ट और उसके करेक्टिंग लेंस पर है। लिस्ट 1 में आई डिफेक्ट दिए हैं, लिस्ट 2 में करेक्टिंग लेंस दिया है। कौन सी लेंस का इस्तेमाल करोगे इस तरह के आई डिफेक्ट को ठीक करने के लिए? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। जल्दी से बताएं। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं 1 मिनट अगर लेना चाहते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं इसको, जिसमें दूर का नहीं दिखता क्लियरली। इसके लिए जो लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा इसको करेक्ट करने के लिए वो होती है कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया जिसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, नज़दीक का सही से नहीं दिखता, इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंथ का इस्तेमाल किया जाता है और एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा 2134। 2134 आपका ऑप्शन नंबर सी में रहेगा। इस पे एक बार नजर लगा लो। मायोपिया को करेक्ट करना है कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस, प्रेसबायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस, एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी ने रिसेंटली एग्जाम में पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स: सब्लिमेशन ऑफ कंफूर, बर्निंग ऑफ कंफूर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कंबशन ऑफ वैक्स। तो बताएं यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, विच ऑफ द अबोव इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। इन चारों में किन में केमिकल चेंज होता है करने से? तो यहाँ पर आपको बता दें जो केमिकल चेंज हुआ वो हुआ किससे हुआ? सब्लिमेशन ऑफ कंफूर, बर्निंग ऑफ कंफूर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और कंबशन ऑफ वैक्स में किस में केमिकल चेंज हो रहा है? जल्दी से बताएं। बर्निंग ऑफ कंफूर एक केमिकल चेंज है और कंबशन ऑफ वैक्स जो है वो भी एक केमिकल चेंज है। तो आंसर रहेगा 2 and 4। 2 and 4 दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे, और यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जेकेएसएस भी पूछता है। फिजिकल चेंज पहले आप नजर लगा लो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सब्लिमेशन ऑफ कंफूर, कटिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, स्क्रैचिंग ऑफ रबर बैंड, वेपोरेशन ऑफ वाटर। ये कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज है। केमिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बर्निंग ऑफ कंफूर, कंबशन ऑफ वैक्स, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, कर्लिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, कुकिंग ऑफ फूड, एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल। ये सारे क्या हैं? केमिकल चेंज हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन बना है यहाँ पर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब सबसे ऊपर आप ले लो, सबसे पहले आएगा जो मोस्ट रिएक्टिव है इनमें से सबसे रिएक्टिव जो है वो सबसे पहले आएगा। गोल्ड, कैल्शियम, सिल्वर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, प्लेटिनम, सोडियम। इनमें सबसे रिएक्टिव कौन सा है? आप सबको पता हो गया कि ये है आपका पोटाशियम। यानी पॉइंट नंबर 4 सबसे पहले आएगा। पहला आपको देखिए पॉइंट 4 दो ही ऑप्शन में पहले नंबर है, 2 कट गए यहाँ से। क्लियर? यानी आंसर आपका ए और सी में होगा। अब अगर हम इसमें ज़्यादा ना घुसे और सीधा लीस्ट, इन सब में लीस्ट रिएक्टिव जो होगा वो लास्ट पे होगा। तो लीस्ट रिएक्टिव में अगर हम देखें, सबसे कम रिएक्टिव आपको पता है, लीस्ट रिएक्टिव आपको पता है गोल्ड है, लेकिन उससे भी एक और है जो लीस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड से भी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव, वो है प्लेटिनम। तो इसका रहेगा लास्ट पे आपका आएगा 7। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 7 लास्ट पे दिखेगा, और 7 से जस्ट पहले आपको दिख रहा है 1 गोल्ड। तो बिल्कुल यही आपका आंसर रहेगा, आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में हम देखिए तो मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट की तरफ अगर चलें तो ये एक लाइन में आपको मैंने बता दिया है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये आपको एक लाइन में हमने बता दिया है। इसको हम इस तरीके से भी बता देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। पोटाशियम टॉप पे रखेंगे, पोटाशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम ऐसे याद रखने हैं। पोटाशियम एटलीस्ट पहले ऊपर से 3-4 याद कर लो, नीचे से 1-2 याद कर लो। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर,
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम में लास्ट से याद कर लो, सबसे नीचे आ गया प्लेटिनियम, फिर उसके ऊपर गोल्ड, उसके ऊपर सिल्वर, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव में पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्लियर, ओके। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द बायोकेमिकल नेम्स ऑफ विटामिन इन द लिस्ट 1 विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिफिशिएंसी सिम्टम्स। लिस्ट 1 में आपको विटामिन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर विटामिन ए बी सी डी करके नहीं है, विटामिन के नाम दिए हैं। थोड़ा सा और टफ किया गया क्वेश्चन को, उतना मुश्किल नहीं है। रेटिनोल किस विटामिन का नाम है और इससे क्या, इसकी कमी हो जाए तो क्या बीमारी होती है, क्या सिम्टम्स आते हैं। रेटिनोल विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है और इसकी कमी से जो है वो जल्दी 1 मिनट आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आपको मौका नहीं मिल रहा, आप वीडियो पास करें फिर 1 मिनट लें। रेटिनोल की बात करें तो रेटिनोल की कमी से ज़ीरोथेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से आपको सोलन और ब्लीडिंग गम्स देखने को मिल सकता है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी है, तो कैल्सीफेरोल की कमी से आप सबको पता होनी चाहिए कि ऑस्टोमलेशिया अडल्ट में और बच्चों में रिकट्स और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया देखने को मिल सकता है। फाइलोकोनिन की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो ये विटामिन जो है इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग में डिले देखने को मिल सकता है, ब्लड क्लॉटिंग फेलियर हो सकता है अगर ज़्यादा कमी हो जाए फाइलोकोनिन की। क्लियर, तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा 2413 ऑप्शन आपका डी में है। ओके, आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द इकोलॉजिकल कंसेप्ट लिस्ट 1 में दिया है, दूसरी तरफ उसकी डेफिनेशन दी है। इकोलॉजिकल निश, इकोटोन, ट्रॉपिक लेवल, बायोमैग्निफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इकोलॉजी की। साइंस के जो सिलेबस है FAA का या किसी भी और एग्जाम में, ये इकोलॉजी भी साइंस में ही ऐड करके पूछते हैं, या अलग से भी दिया है इकोलॉजी बहुत सारे सिलेबस में। तो जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर रहेगा। एक तरफ आपको टर्म्स दिए हैं, इकोलॉजिकल कंसेप्ट दिए हैं, उसकी डेफिनेशन आगे दी हुई है। इकोलॉजिकल निश की बात करें तो इसका जुड़ेगा एक, एक्चुअली इट इज़ द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो भी किसी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन या रोल होता है उसको उसकी इकोलॉजिकल निश कहा जाता है। इकोटोन क्या है? इकोटोन इज एक्चुअली अ ट्रांसिशन जोन, अ ट्रांसिशन एरिया बिटवीन द टू डिफरेंट कम्युनिटीज, अ ट्रांसिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज में इकोटोन कहा जाता है। ट्रॉपिक लेवल आप समझते हो, लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल इज जस्ट अ पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी वेब चैन में या फूड वेब चैन में जो भी एक लेवल होता है। जैसे फूड चैन में देखते हो ग्रास को ग्रास ऊपर को फ्रा को स्नेक खाता है, ये एक लेवल है। तो हर एक लेवल को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है फूड चैन या वेब में। तो इस हिसाब से आर का 1 जुड़ेगा। बायोमैग्निफिकेशन होता है जो केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, किसी भी जब आप फूड चैन में आप चलते फूड चैन, कोई भी फूड चैन हो, उसमें अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड हो जाए ना तो वो बढ़ता ही जाता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बढ़ता ही जाता है। इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन टिश्यूज एट हायर ट्रॉपिक लेवल, यानी एक से दूसरे में हायर जाते जाओगे, इंक्रीज होता जाएगा टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल कंसंट्रेशन। तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा 3214 कहाँ है? 3214 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज करेक्टली मैच विद देयर कॉजेटिव एजेंट। बीमारी है उस किससे होती है बीमारी, वो आगे लिखा है। एक ही इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, 3 गलत लिखे हैं। मलेरिया वायरस से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, डेंगू प्रोटोजोआ से होता है, रिंगवर्म बैक्टीरिया से होता है। बताओ इसमें एक सही है, ओनली करेक्टली मैच इसमें एक ही होगा। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, तो वायरस गलत लिखा है। टाइफाइड जो बीमारी है ये होता है सैल्मोनेला टाइफी, वो एक बैक्टीरिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आंसर तो मिल गया आपको। डेंगू वायरस से होता है, प्रोटोजोन से नहीं होता। और रिंगवर्म जो है ऐसे फेस या नेक पे आपको गोल गोल से ऐसे निशान सा पैच बन जाता है ऐसे करके, तो उसको रिंगवर्म उस कंडीशन को, बीमारी को कहते हैं। तो वो एक फंगल बीमारी होता है, फंजाई से होता है, बैक्टीरिया से नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका बी ही रहेगा। यहाँ पर नजर लगा लो, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी से, डेंगू वायरस से होता है, और रिंगवर्म एक फंगस से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीजेज एंड देयर प्राइमरी टारगेट ऑर्गन्स। ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो होती है ना वो लंग्स को अटैक करती है, क्या ये बात सही है? हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को अटैक करता है। टाइफाइड जो बीमारी है वो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। बताएं इनमें कौन से ऑप्शन से सही है? आपको बता दें टीबी लंग्स ओके, हेपेटाइटिस लीवर ओके, टाइफाइड जो है वो इंटेस्टाइन को अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को नहीं करता है, ऑप्शन गलत है। आंसर रहेगा 1 और 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पर एक लिस्ट मैंने दी है बीमारी का नाम और कौन से ऑर्गन को बीमारी अटैक करती है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, निमोनिया, अस्थमा, ये सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अटैक करते हैं। खास करके टीबी और निमोनिया लंग्स को अटैक करता है और अस्थमा जो है वो लंग्स और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसको अटैक करता है। हेपेटाइटिस और जॉन्डिस की बात करें, लिवर अटैक होता है इसमें। टाइफाइड में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव ट्रैक जो सिस्टम है वो इसमें इफेक्ट होता है। मलेरिया के केस में ब्लड और लिवर दोनों अटैक होता है। डेंगू ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, जहाँ पे प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के जो सेल्स, उस पे वहाँ पर वो कम होना शुरू हो जाते हैं डेंगू के केस में। कॉलरा की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक में ये फर्क करेगा। नेफ्राइटिस जो है, किडनी नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की फंक्शन यूनिट है, तो नेफ्रॉन किडनी में होते हैं तो किडनी को अटैक करेगा। गैस्ट्राइटिस जो है ये स्टोमक को अटैक करेगा। अर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स जो होते हैं उसमें उसको अटैक करता है। तो ये आप याद कर लो। ये क्वेश्चन भी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। विच लॉ एक्सप्लेन्स दैट अ मूविंग बॉडी कंटिन्यू इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। कोई चीज़ चल रही है, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती। तो ये कौन सा लॉ कह रहा है? न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ कह रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह रहा है। तो ये आप सबको पता, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से आंसर करें। एक तरफ आपको डिजीज वेक्टर होता है, बीमारी फैलाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बीमारी को फैलाते हैं, करते नहीं, बीमारी पैदा नहीं करते, ये बीमारी को फैलाते हैं। मच्छर है, मच्छर खुद बीमारी नहीं पैदा, उसके अंदर कोई ऐसा एजेंट, पॉजिटिव एजेंट नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं है। वो जस्ट कहीं दूसरे बीमार पर्सन से वो उठाता है, वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, वायरस जो भी चीज़ उठाएगा वो दूसरे एक हेल्थी पर्सन में डाल देता है। तो इसको वेक्टर कहते हैं। एक किस्म की ये व्हीकल है, गाड़ी है जो इधर उधर से बीमारियों को पहुंचाती है। तो आपको एक तरफ वेक्टर दिया है, दूसरी तरफ लिस्ट ऑफ पैथोजन दिया है जो फैलाता है। ठीक है, कौन सी बीमारी का पैथोजन फैलाता है? फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो होता है ना, वो फैलाता है किसको? प्लाज्मोडियम को, जो मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरिया बीमारी पैदा करता है। अब मच्छर से मलेरिया हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मलेरिया मच्छर काज करता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम करता है, लेकिन मच्छर उस प्लाज्मोडियम को बंदे के अंदर डालता है कहीं से लाकर। फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है ये कौन सी बीमारी करता है? ये करता है, फैलाता है कौन सी बीमारी? डेंगू वायरस फैलाता है ये फीमेल एडीज मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ये फैलाता है कौन सी बीमारी? वुचेरिया बैनक्राफ्टी। और जो सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई लेशमेनिया डोनावानी काला आजर को ये एक इफेक्टेड पर्सन से हेल्थी तक पहुंचाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सारी चीज़ें आपको नोट्स में मेंशन है, तो एप्लीकेशन पे विजिट करके नोट्स डाउनलोड करें। और ये जो प्रैक्टिस सेट है जो एक्सप्लेनेशन वाला, ये भी हम एप्लीकेशन पे डाल देंगे, या जो एस्पिरेंट हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में है वहाँ पर भी ये डाल देंगे। तो एप्लीकेशन में जो पेड टेलीग्राम ग्रुप में है वहाँ पर भी, और एप्लीकेशन पे जो एस्पिरेंट है एप्लीकेशन पे भी ये हम PDF डाल देंगे। ऑलरेडी जो साइंस की PDF डाली हुई है वो आप अच्छे से पढ़ लें, तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। विच एंजाइम इन सैलिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मुंह में जो थूक होती है ना, सैलिवा, उसमें जो एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, उसका नाम पूछा जा रहा है। जो आपका लार है, थूक है, उसमें जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है सैलिवरी अमाइलेज। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। अगर हम पूरे डाइजेशन प्रोसेस को देखें तो डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में डिफरेंट तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं डाइजेशन के लिए। माउथ की बात करें, मुंह में जब खाना जाता है तो सैलिवरी अमाइलेज जो है वो एंजाइम रिलीज होता है जो खाने को ब्रेकडाउन स्टार्ट करता है। स्टोमक की बात करें, जब पेट में खाना चला जाता है तो पेप्सिन रिलीज होता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, और गैस्ट्रिक लाइपेज भी जो है वो रिलीज किया होता है स्टोमक के द्वारा। पेनक्रियाज से निकलता है ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और पेनक्रियाटिक लिपेज, और ये जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं खाने से, क्योंकि खाना पेनक्रियाज में तो जाता नहीं ना। पेनक्रियाज से एक जो पाइप जुड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देते हैं इस एंजाइम को, पेनक्रियाज कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये एंजाइम खाने को तोड़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसमें मेल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज और पेप्टाइज जो है ये एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिक्स, ये क्वेश्चन भी रिसेंट एग्जाम, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेबोरेटरी अटेंडेंट में पूछा गया या फिर सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर या वाइल्ड लाइफ गार्डन इंस्पेक्टर फॉर, ये 4 पेपर में से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जीकेएसबी के द्वारा कि व्हाई डू वी यूज कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल में जो रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों हम कन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसका ऑप्शन क्योंकि में आपको 3 पॉइंट दिए हैं, इन 3 में से कोई सही हो सकता है या तीनों भी सही हो सकते हैं। इट ऑलवेज, क्योंकि ये जो इट ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डायमेंस्ड इमेज बनाता है कन्वेक्स मिरर। इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसमें बड़ा पूरा एरिया दिखता है। व्यू एज इट कर्व्ड आउटवर्ड कर्व होता है, इसलिए काफ़ी एरिया इसमें दिखता है, इसलिए हम गाड़ी में इसका इस्तेमाल करते हैं। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड,
ये रियल ऑब्जेक्ट को, रियल इमेज को बनाता है ऑब्जेक्ट की बिहाइंड। तो ये आपको बता दें पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा जो है ना रियल इमेज नहीं बनाता, ये रियल इमेज ये नहीं बनाता। आंसर रहेगा 1 एंड 2, 1 एंड 2 ऑप्शन बी में है। तो आपको यहाँ पर बता दें जो कन्वेक्स मिरर की बात चल रही थी ना, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता। ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फिजिकल क्वांटिटीज जो लिस्ट 1 में दी है उसकी एसआई यूनिट्स लिस्ट 2 में दी है। तो आपको मैच करना है मास की एसआई यूनिट क्या है, वेट की क्या है, एक्सेलरेशन की क्या है, वेलोसिटी की क्या है। तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। मास की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट मास की क्या रहेगी, मास की एसआई यूनिट रहेगी केजी। वेट की क्या रहेगी, वेट की रहेगी न्यूटन। एक्सेलरेशन की क्या रहेगी, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी की रहेगी मीटर पर सेकंड। तो आपका इस हिसाब से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाह रहे हो साइंस की क्विक रिविजन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक दो दिन का खेल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में। अगर आप चाह रहे हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो एट लीस्ट जो है वीडियो को लाइक कर दें। ये एक का छोटा सा काम आपकी तरफ से, वीडियो को लाइक सभी एस्पेंड करें, ताकि 500 एस्पेंड अगर आप लाइक कर देते हैं तो ये सेशन जल्द ही 3-4 दिन के अंदर अंदर इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। और वीडियो में जब आप एंड पे जाएं तो कमेंट करके जाएं अपना स्कोर 20 में से आपने किया। ये दो छोटे से काम करने जिसमें आपको 5 सेकंड लगेंगे। कमेंट में आप जस्ट इतना लिख सकते हो कि आपके स्कोर 20 है तो 20 लिख दो, 17 है तो 17 लिख दो, जितने स्कोर है उतने आप लिख दो। ये दो काम जरूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द विटामिन इन द लिस्ट 1 विद द डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन और इसकी कमी से बीमारी होती है वो आपको यहाँ पूछा जा रहा है। विटामिन ए की कमी से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, B1 की कमी से बेरी, बी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकट्स इन चाइल्ड। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा 3-4-1-3-4-1-2। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट 1 में आपको कुछ गैसेस दिए हैं, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस। लिस्ट 2 में उसकी कंपोजिशन जो मेनली कंपोज्ड ऑफ, मेनली इसमें क्या होता है, एलपीजी में मेनली क्या होता है, एलपीजी में मेनली मीथेन, प्रोपेन एंड बुटेन होता है, ठीक है। और सीएनजी में मेनली क्या होता है, सीएनजी में मेनली मीथेन ही होता है। और बायोगैस की बात करें तो बायोगैस जो है वो उसमें भी मीथेन रिच होता है गैस, बट प्रोड्यूस एनरोबिकली। प्रोड्यूसर गैस में मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, साथ में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर रहेगा सीधा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, और इस तरह के क्वेश्चन भी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ केमिकल नाम दिया है, दूसरी तरफ उसका कॉमन नाम दिया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, बताएं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने कहा था ना, सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपने याद रखना। वाशिंग सोडा बेकिंग सोडा में कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, तो बाई जो है ना बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा याद रखना, क्लियर। जो सिंपल है सोडियम कार्बोनेट तो वाशिंग सोडा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका पीओपी का है, प्लस्तर पेरिस। और कैल्शियम कार्बोनेट सिंपली मार्बल या चूना या लाइमस्टोन होता है, उसका केमिकल नाम है, क्लियर। इस हिसाब से इसका आंसर भी 1 2 3 4 रहेगा, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन जो आपको अभी मैंने बताया है ये एग्जाम में पूछा गया है, और केमिकल फार्मूला भी इसका एग्जाम में पूछा गया था एक मिनट, इसलिए हमने साथ में रखा कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में फार्मूला इसका और इसका आपको कॉमन नेम, ठीक है। या आपको कॉमन नाम करके पूछ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपने याद रखना है। इसी तरह आपको क्विक लाइम का पूछा गया तो कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना है। तो ये आप वीडियो पास करके 1 मिनट इसको दे, 1 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पास करें और 1 मिनट इसको 2 बार 3 बार रीड कर लो ताकि माइंड में आपको चले जाए। मैं पीडीएफ डालूंगा, फिर इसको एक बार फिर अच्छे से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे ख्याल से लेबोरेटरी अटेंडेंट में पूछा गया, रिसेंटली एग्जाम से उठाया मैंने क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिया आपको बताना है किस तरह की, ये सीएनजी है, पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल है। ये स्टेटमेंट बेस आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट है इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है बट लो कार्बन एनर्जी सोर्स होता है। इट इज रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी बट पोजेज चैलेंजेस, बहुत बड़े चैलेंज है इसको रिलेटेड टू द रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल एंड सेफ्टी कंसर्न। देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल और सेफ्टी कंसर्न की जहाँ बात चल रही है तो इसका मतलब हो सकता है आपका सीएनजी तो है नहीं, रेडियो एक्टिव पेट्रोलियम नहीं है, फॉसिल। सिंपली आंसर जब रेडियो एक्टिव की बात चल रही है तो न्यूक्लियर फ्यूल की बात चल रही है। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज थ्रू दिस फिजन प्रोसेस, फिजन प्रोसेस भी आ गया, रेडियो एक्टिव की बात भी आ गई। सिंपल क्वेश्चन है आपके बात न्यूक्लियर फ्यूल की ही चल रही है।
क्वेश्चन नंबर 19 मेरे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिसेंट एग्जाम एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है सीजियम जिंक आयोडाइड ग्राफाइट। इसके रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है, बताएं। देखो आयोडाइड आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था कि नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस, लस्ट्रस की बात की थी ना, आयोडाइड था, इतना आपको पता है। 3 का ए आपका 2 ऑप्शन में आता है, 2 तो यहाँ से कट जाते हैं, क्लियर। ग्रेफाइट भी पॉपुलर है, ग्रेफाइट के बारे में भी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट को पता ही होता है कि ये जो ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल होकर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखना। ऐसा नॉन मेटल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना, ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, वो कौन सा है, वो है ग्रेफाइट, क्लियर, ग्रेफाइट है वो। तो आपका यहाँ पर 4 का डी आपका ऑप्शन दोनों में है, यहाँ से आंसर तो निकलेगा नहीं। एक और देख लेते हैं, जिंक की बात करें, जिंक की बात करें तो आपका जिंक का रहेगा मेटल दैट इज ब्रिटल, ये सिंपली रहेगा। और सीसियम की बात करें, मेटल दैट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर रहेगा। आपको बता दूं क्वेश्चन, ये जो एवरीडे साइंस होती है ना, वो इसको कहते हैं एवरीडे साइंस। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, अब जो क्वेश्चन रिसेंट लेबोरेटरी अटेंडेंट में क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए साइंस के, तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो, वहीं से भी हमने क्वेश्चन उठाए हैं। और भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। तो अपकमिंग जितने भी एग्जाम है आपको बता दूं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिटेल से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है आपने पढ़नी, वो भी पढ़नी है, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगर 20 है, 20 में से 4 क्वेश्चन आपके वो जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो उसमें से आ रहे हैं। बाकी 15 से 18 क्वेश्चन आपके फैक्चुअल बेस या फैक्ट बेस या एवरीडे साइंस बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। आपको यहाँ पर एक तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनके फंक्शंस दिए हैं, हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड, पीनियल ग्लैंड। जो साइंस बायो के स्टूडेंट हैं उनको तो सिंपली पता होगा, 10th क्लास में पढ़ाया है। 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी लोकेशन और फंक्शन 10th क्लास में पढ़ाया है, 10th की साइंस में। 10th की साइंस तो आनी चाहिए, जो भी एग्जाम में साइंस सिलेबस दिया गया है उनको 10th की साइंस तो अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, जल्दी से बताएं। थैलेमस का क्या काम है, थाइमस, थायराइड और पीनियल ग्लैंड का क्या काम है। थैलेमस जो है, थैलेमस कंट्रोल करता है किसको, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी के जस्ट नीचे होता है थाइमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है मास्टर ग्लैंड होता है एंडोक्राइन में, 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। थाइमस की बात करें तो थाइमस का काम रहता है लार्ज इन इन्फेंट श्रिंक्स विद एज ट्रेन्स टी सेल्स। ये बड़ा होता है बच्चों में, आस्ते आस्ते से श्रिंक होता रहता है जब बड़ा होता है इंसान, तो ये ट्रेन करता है टी सेल्स को। थायराइड की बात करें तो थायराइड जो ग्लैंड होता है ना, ये याद रखना है, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को जो है वो रेगुलेट करता है। पीनियल ग्लैंड का काम होता है स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करना। तो इसका आंसर इस हिसाब से बनेगा DCAB, DCAB कहाँ पर है, DCAB आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आंसर रहेगा। ओके, आपके सामने यहाँ पर ग्लैंड्स हैं, आप एक नजर लगा सकते हो वीडियो पास करके। थैलेमस कहाँ पर होता है, लोकेशन बेस ऑफ द ब्रेन, बिलो द थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है। इसका काम है कंट्रोल करना पिट्यूटरी ग्लैंड को, मेंटेन करना होमोस्टेसिस को। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है, बेस ऑफ द ब्रेन पे है, बिलो द हाइपोथैलेमस, कंट्रोल करता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शनिंग को। पीनियल ग्लैंड, तो ये आप एक बार वीडियो पास करके इसको रीड कर सकते हैं, या PDF में आपको डाल दूंगा जो एप्लीकेशन पे, वहाँ से भी आप ये डाउनलोड करके इसको 10 जो ग्लैंड है इसको आप अच्छे से याद करोगे। तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह का सेशन और लाया जाए तो 500 लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए, और कमेंट जरूर करें। जितने भी एस्पिरेंट है 20 में से आपके कितने आए, 17 आए, 16 आए, 14 आए, वो जरूर आप कमेंट करके जल्दी, बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा, जल्दी से आप लिख सकते हो 16 ऐसे करके 15 जितने भी हैं। अगर आप कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, MCQs सभी चीज़ें चाहते हैं JKSB के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी को एप्लीकेशन चलाना नहीं आता या परेशानी होती है चलाने में, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप बने हैं, इन जो कोर्सेज हैं इनके टेलीग्राम ग्रुप भी हैं, उनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चार्जेस इसमें मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के ओनली फ्री ही समझ लो, ओनली 150 रुपीज़ चार्जेस हमने रखे हैं इनमें मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के। कुछ के थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे फिशरीज वेटनरी का थोड़ा, AHQ का ज़्यादा है। बाकी जो है सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फाइनेंस अकाउंटेंट ओनली 150 रुपीज़ में कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो एप्लीकेशन पर जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।